जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 29 नवंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। 20 मिनट में हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेंगे। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। चले, तो ये रहा आप लोग को पहला नंबर प्रश्न के साथ, और 29 नवंबर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। राज्य दर्शन हम लोग लास्ट में करेंगे, जो मध्य प्रदेश चल रहा है अभी सीरीज में, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में यूएसए के पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत इस इंडेक्स में 49वें स्थान पर है। ये जारी कौन करता है? तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स है। ये पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट यूएसए का जारी किया है। इसमें फर्स्ट स्थान पर खुद अपने जारी किया है, और यूएसए अमेरिका जो है खुद अपने फर्स्ट स्थान पर इसमें है। इसमें लास्ट स्थान पर, अंतिम स्थान पर कौन है? तो यह यमन है। भारत का इसमें 2024 में देखा जाए तो इस इंडेक्स में 49वें स्थान पर भारत है। जबकि वहीं पिछला ईयर्स की बात करें, पिछला साल की, तो 2023 में भारत जो था वो 60वें स्थान पर था। इसके 4 स्तंभ पर जारी किया जाता है, यानी कि यह जो रिपोर्ट है ये 4 स्तंभ पर जारी किया जाता है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो ये देखा जाता है तकनीक, उस देश का तकनीकी देखा जाता है, वहाँ के लोगों को देखा जाता है, वहाँ के लोगों को जीवनचर्या देखा जाता है, यानी कि वहाँ के लोगों को कैसी स्थिति है, वहाँ की शासन व्यवस्था को देखा जाता है, और वहाँ पर प्रभाव को देखा जाता है। तो ये 4 तरीकों पर यहाँ इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, और इस इंडेक्स में अपना देश भारत 49वें स्थान पर, और यूएसए खुद से अपने फर्स्ट स्थान शामिल किया है। इसमें शामिल कुल कितने इकोनॉमी सदस्य थे? तो ये 133 इकोनॉमी थे। कितने थे? 133 इकोनॉमी थे। आइए हम लोग इस प्रश्न का ललन टॉप भी देख लेते हैं। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है? तो सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर के यह समझौता किया है, और यह क्रू 9 मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके तहत सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाया जाएगा। ठीक है। स्पेस एक्स कौन है? तो स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, और जो एलन मस्क की कंपनी है, ट्विटर एलन मस्क की कंपनी है। और अभी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो गए हैं? तो ये 348 बिलियन के साथ एलन मस्क जो है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2024 का रामानुजम पुरस्कार के लिए अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मुंबई में। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन मुंबई में लॉन्च किया गया है। क्लीन बीच अभियान भी है, आपको मुंबई में लॉन्च किया गया है। ओलंपिक कमेटी की बैठक आपको मुंबई में किया गया है, और ग्लोबल फिनटेक फैक्ट समिट भी आपको मुंबई में ही इसकी सम्मेलन या ये बैठक हुआ है। अगला नंबर प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक, जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एडीबी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसका बैठक जो होता है वो जापान में होता है, और यह जापान का एक बैंक है। और जब भी इसका अध्यक्ष कोई बनेगा तो ये जापान के व्यक्ति ही बनेगा, जापान के नागरिक ही बनेगा। तो ये याद रखिएगा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये मसातो कांडा बने हैं। स्थापना 1966 को इसकी होता है एडीबी की। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष इसको मसातो कांडा को नियुक्त किया गया है, और ये जापान के पीएम के विशेष सलाहकार हैं। ये जो मसातो कांडा है ये जापान के विशेष सलाहकार हैं। और आगे देखें, यहाँ कहता है मासा काबा के स्थान पर इनको किसको रिप्लेस किया गया? तो मासा काबा इससे पहले थे, ये मासा काबा के स्थान पर मसातो कांडा को नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष एडीबी के कौन है? अशोक लवासा। कुल सदस्य एडीबी में कितना है? तो ये 69 देश इसमें शामिल है, और 69वां कौन है? तो ये इजराइल बन चुका है। कौन? इजराइल बन चुका है। यहाँ पर एक फिलीपींस शब्द आया है, तो ये फिलीपींस को हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस का पहला खेप निर्यात किया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आकाश का जो पहला खेप निर्यात किस देश को किया है? आप लोग कमेंट्स में छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अभी तैयब इकराम जी को जैसे नियुक्त किया गया है, और यह पाकिस्तान देश के रहने वाले। नेक्स्ट है, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो डॉक्टर नवीन
राम गोपाल बन चुके हैं। ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोसा हसनाह का संबंध किससे है? तो ये यहूदी समुदाय से है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यहूदी वाला देश कौन सा है? इजराइल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो हमारे अभी वर्तमान में देखा जाए तो टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है। पहले इसमें 6 शामिल था, अभी इसको 5 को के ऐड किया गया है, असम, बंगाली, मणिपुरी, प्राकृत और पाली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो हम लोग पहले भारतीय भी देखेंगे और अभी हाल ही में रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से दूसरे व्यक्ति को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दूसरे व्यक्ति कौन है? डॉक्टर उदय शंकर हैं। कौन है? डॉक्टर उदय शंकर। ये अवार्ड क्या है? रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 प्राप्त करता है। सेकेंड भारतीय कौन बन चुके हैं? डॉक्टर उदय शंकर बन चुके हैं। फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट थे भारतीय डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद कीजिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादक से संबंधित है, ये फ्लूड से संबंधित है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इफको के एमडी हैं। डॉक्टर वर्गीज उदय शंकर जो हैं ये इफको के एमडी रह चुके हैं, एमडी हैं अभी। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था भी है। क्या है? इफको जो है विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। इफको की स्थापना देखा जाए तो 1967 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। इफको के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दिलीप संघानी है। तो याद रखिएगा कि एमडी कौन है? तो ये डॉक्टर उदय शंकर और अध्यक्ष पूछे तो ये दिलीप संघानी, जिसकी स्थापना 1967 में मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी अभी वर्तमान में दूसरे भारतीय बन चुके हैं पायनियर्स अवार्ड पाने वाले। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं इफको से संबंधित। इफको का कार्य क्या होता है? तो इफको का कार्य होता है सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक और विनिर्माणकर्ता को निर्माणकर्ता। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष होने वाला है, 2025 को घोषित किया गया है। इसका सम्मेलन कहाँ किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का? तो ये नई दिल्ली में। और इफको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का निर्माण करने वाला है। ठीक है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान श्री रविशंकर जी को प्राप्त हुआ है अभी। ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट की बिजली का सप्लाई करने वाला है? तो देखिए ये नेपाल जो है वो 40 मेगावाट बिजली का सप्लाई करेगा। तो यहाँ मान लीजिए कि नेपाल है और नेपाल को जब बिजली की सप्लाई करना है तो यहाँ पर बांग्लादेश है। कौन है? यहाँ पर मान लीजिए बांग्लादेश, और बीच में आ जाता है भारत। तो भारत से होकर के इसको बांग्लादेश में बिजली का निर्यात करना पड़ेगा। तो इसमें एक राज्य है बिहार। कौन है? एक राज्य अपना बिहार है, तो इसको जो है सो डायरेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक ले नहीं जा सकता नेपाल से बांग्लादेश। तो इसमें एक प्लांट लगाना पड़ेगा जो बिहार के मुजफ्फरपुर जो जिला है, मुजफ्फरपुर जो जिला है यहाँ पर इसकी एक प्लांट लगाया जाएगा। तो ये भारत की धरती का उपयोग करने वाला है। नेपाल से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई होगा कितना? तो 40 मेगावाट बिजली सप्लाई होगा और इसमें भारत की धरती का यूज करने वाला है जो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में इसकी एक प्लांट को लगाया जाएगा। तो ये 40 मेगावाट बिजली सप्लाई नेपाल किसको करेगा? बांग्लादेश को करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो ये अहिल्यानगर आपको महाराष्ट्र में स्थित है और हाल ही में अभी अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्यानगर किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? ये एक्सिस बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो ब्लू लोन के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये देखिए ये लक्ष्य क्या है, क्योंकि अभी वर्तमान में मोदी जी 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने की समझौता करके आए थे। ठीक है, तो इन्हीं को लक्ष्य ध्यान में रखते हुए 29 नवंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया गया है और यह भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका शुरुआत किया गया है। निर्माण करने वाला कौन है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। इसका क्षेत्र कितना होने वाला है, यानी कि कितना यह जगह एरिया को खपने वाला है? तो ये 1600 एकड़ भूमि का इसका उपयोग होने वाला है। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब का लागत इसमें कितना आने वाला है? तो 1.85 लाख करोड़ रुपया आने वाला है। ठीक है, उत्पादन कितना होना चाहिए होने वाला है? तो ये 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिदिन होने वाला है। याद रखिएगा कि 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन प्रतिदिन
होने वाला है। लक्ष्य क्या रखा है? आंध्र प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना है। और यह अंतिम लक्ष्य क्या है? हम आपको बताए हैं, नेट जीरो कार्बन को उत्सर्जन करना 2070 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, संकेत इसका H होता है और इसका आवारा तत्व इसे कहा जाता है। खोज इसको कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था और यह सबसे हल्का तत्व भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चले। ललन टॉप, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 8 अक्टूबर को इसकी 92वां स्थापना दिवस मनाया। और कहाँ मनाया है? तो ये चेन्नई में मनाया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किस से है? तो ये हान कांग का 2024 में साहित्य नोबेल पुरस्कार की लेखिका चुनी गई है। और ये लेखिका कहाँ की है? तो ये साउथ कोरिया की है। ऊपर आपको नॉर्थ कोरिया हो जाता है और नीचे आपको साउथ कोरिया हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया किसके फेवर में रहता है? हमेशा चाइना के फेवर में रहता है। चले, और यह परमाणु संपन्न भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है परमाणु बम फोड़ देंगे, उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया भी कहता है परमाणु बम फोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेम पगला है। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है ये चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स किसके द्वारा लॉन्च करेगा? तो इसरो और जाक्सा मिलकर के। इसरो किसकी कंपनी है? तो ये भारत की कंपनी है और जाक्सा जापान की कंपनी है। तो ये इंडिया प्लस जापान अपना स्पेस एक्स के द्वारा लूपेक्स को लॉन्च करेगा, यानी कि लूरो पोलर सैटेलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम 55 नंबर प्रश्नों को देखें। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ इसका प्रारंभ किया गया है? ये गुवाहाटी कहाँ है गुरुजी? असम में है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का शुभारंभ 30 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक चलने वाला है। इसका आयोजन कहाँ होगा? IIT गुवाहाटी में होगा। गुवाहाटी का है असम में। क्रम इसका कम है इस बार 10वां क्रम का है। इसका थीम इस बार का क्या है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? भारत को विज्ञान और तकनीक के द्वारा वैश्विक विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका थीम क्या है इस बार? तो भारत को विज्ञान और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा वैश्विक विनिर्माण हब को बढ़ावा देना है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है, ये याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा यह विज्ञान महोत्सव भी है। आइए हम लोग देख लेते हैं बिम्पेक्स के बारे में। तो बी से बिहार। ठीक है, तो बिम्पेक्स राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी सूचकांक 2024 कहाँ स्थान है? तो ये पटना में, क्योंकि BI तो BI से बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा, इसी में आंसर छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है ललन टॉप, हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये बोरिस जॉनसन से है। और बोरिस जॉनसन से थे वो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है अभी आप लोग छाप दीजिएगा कमेंट्स में। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया। बताइए यह किस से संबंधित है? ये बृहस्पति का उपग्रह है, क्योंकि यूरोपा कैलिस्टो और गैनीमेड ये आपको बृहस्पति का उपग्रह है। और इसमें से देखा जाए कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? तो अभी हाल फिलहाल में कनाडा में एक आतंकवादी संगठन को मारा गया था और उस आतंकवादी संगठन को मारने के पीछे भारत का हाथ बताया जा रहा था। इसका जिम्मेवारी थोपा जा रहा था भारत के ऊपर जबरदस्ती कनाडा के सरकार के द्वारा। तो इसके बीच थोड़ा सा मतभेद होना शुरू हो गया, जिसके कारण हो गया क्या कि भारत ने अपना राजदूत को वापस बुला लिया और कनाडा के राजदूत को बोरिया भी समेट करके कहा कि भाई वापस आप जाइए। ठीक है, चलिए आपके देश के बीच समझौता अच्छा खासा अभी नहीं चल रहा है। यानी कि देखिए चुनावी माहौल के कारण एक दूसरे देश के बीच रिलेशन खराब करता है, और रिलेशन खराब नहीं होता है बल्कि ये जनता के बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, अपनी राजनीतिक सीट हासिल करने के लिए, चाहे वो कोई देश का सरकार क्यों ना हो। भारत की पहली अंतरिक्ष SI लैब MOITD का निर्माण किसने किया है? तो ये करने वाले कंपनी टेकमी टू स्पेस है। क्या है, कौन सी कंपनी है? टेकमी टू स्पेस है। अब MOITD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो M से होता है माई, O से होता है ऑर्बिटल और I से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, T से होता है टेक्नोलॉजी और D से होता है डेमो। ठीक है, यह भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब होने वाला है। यानी AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AI का फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है एंटीजेन। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा AI का फुल फॉर्म क्या होता है।
उद्देश्य क्या है, इसे अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे और इसे आसानी से कम लागत और कम समय में और डेटा को प्राप्त किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, MOITD को अंतरिक्ष में स्थापित करना। तो स्थापित करने का मकसद यही है कि हम लोग इसको अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे, इसे आसानी से हम लोग डाटा को एकत्रित कर सकते हैं कम समय में और कम लागत में। निर्माण करने वाली कंपनी टेकमी2स्पेस कंपनी है, जो हैदराबाद की कंपनी है, याद रखेंगे। आइए, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा, तो लॉन्च इसको PSLV C60 वाहन के द्वारा किया जाएगा। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दिसंबर 2024 में इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ हो जाएंगे, ये याद रखेगा। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन है, तो ये अग्निबाण है। ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है, ये सिंगापुर में आयोजन किया गया। चलिए, हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी अभी वर्तमान में नूसांतारा है, ठीक है। लेकिन आसियान जो है, आसियान का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में ही है। EOS 8 लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, SSLV D3 के द्वारा। SSLV का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। आदित्य एलन को PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सूर्य मिशन था ये, ठीक है। और चंद्रयान 3 लॉन्च को किया गया था LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, बाहुबली रॉकेट से। हाल ही में दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन थे, तो हरित न्यायाधीश कौन थे, ये कुलदीप सिंह थे। अब इन्हें हरित न्यायाधीश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जस्टिस कुलदीप सिंह का निधन हाल में हो चुका है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन जज रह चुके हैं। इनके 2 ऐतिहासिक फैसले थे, इसी फैसले के कारण इन्हें ग्रीन जैसो न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए एक इन्होंने अपना विचार रखे थे, और दूसरा है कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए इन्होंने अपना एक तर्क दिए थे, ठीक है। तो ये 2 ऐतिहासिक फैसले को लेकर के इन्हें ग्रीन न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं कि जॉन टेनिस वुड का निधन हो चुका है। इनका 112 वर्ष में इनका निधन हो चुका है, जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में से माने जाते हैं। निवासी कहाँ के रहने वाले थे, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन ललन टॉप। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है, तो नसीम अल बहर का आयोजन जो है भारत और ओमान के बीच होता है। अगला है, हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता टीम कौन सा रह चुका है, तो ये न्यूजीलैंड है। और उप विजेता कौन है, साउथ अफ्रीका, जबकि इसका आयोजन किया गया था UAE में। नेक्स्ट है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, तो कजान रूस में किया गया था, और ब्रिक्स का संबंध इसी से है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स का संबंध किससे है, तो ये कजान रूस से ही संबंधित है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है, तो उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित है। लॉन्च लद्दाख में किया जाएगा। लॉन्च करने वाला कौन है, उपभोक्ता मामले के विभाग के मंत्री हो जाएंगे। उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता की शिकायत को तुरंत निपटान करना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला ललन टॉप को देखते हैं। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। किसके लिए, तो ट्रैफिक का नियम का उल्लंघन ना हो इसके लिए, ठीक है। इसमें केरल ने लॉन्च किया है। अगर आप कोई भी गाड़ी या कोई भी वाहन अगर ट्रैफिक पर चलते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका फोटो खींच करके इस ऐप पर अगर डाल देते हैं, तो उसका जो कह सकते हैं क्या कहते हैं चालान, उसका घर पहुँच जाएगा, ठीक है। होम डिलीवरी उसका चालान घर पर पहुँच जाएगा। तो ये ऐसा कदम उठाने वाला केरल बन चुका है। हम तो कहते हैं कि बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन किया जाता है और बहुत सारे एगो की गलती के कारण बहुत सारे लोगों को जो समस्या का झेलना पड़ता है और इसमें बहुत सारे दुर्घटना भी होते हैं, तो इसको देखा जा सके और इस पर थोड़ा सा नियंत्रण पा सकते हैं, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सेक्शन कहाँ प्रारंभ किया गया है, ये कोलंबिया में। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बन चुका है, ये इजराइल बन चुका है, जो यहूदियों वाला देश है।
नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना के दिविथ रेड्डी ने अंडर 18 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता। यहाँ पर एक शब्द आपको आ रहा है अंडर 18। अंडर 18 का मतलब, अंडर 8 का मतलब होता है कि 8 साल से कम एज के बच्चे, यानी कि 8 साल तक के। अंडर 8 मतलब 8 साल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। कौन? शतरंज, विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब। ये इटली देश के रहने वाले, आयोजन इटली में किया गया था। क्वेश्चन यही पूछा है कि जीता कौन है, तो इटली में, आयोजन भी इटली में किया गया। विजेता कौन रह चुका है, तो ये रह चुका है दिविथ रेड्डी। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो ये इटली में इसका आयोजन किया है। जीतने वाला दिविथ रेड्डी है जाएंगे, जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, तेलंगाना के रहने वाले। इनका उम्र लगभग 8 वर्ष माना गया है और सिल्वर मेडल इन्होंने सात्विक, और सिल्वर मेडल भी सात्विक ने जीता है, ये भी भारतीय है। तो गोल्ड और मेडल, गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के पक्षों में आया है। आगे देख लेते हैं, विश्व पैरा ताइक्वांडो ये चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया? मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा में है, यहाँ पर किया गया। विजेता कौन रह चुके हैं? रिंचेल योडेल, जो कांस्य पदक जीतने वाली फर्स्ट भारतीय महिला बन चुकी हैं। यह लद्दाख की निवासी हैं, ये याद रखेगा। ललन टॉप को देखते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलिया को, जबकि इसका आयोजन आपको गोवा में किया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाने वाले नया रिकॉर्ड कौन है? तो ये जिम्बाब्वे है। 4 विकेट के नुकसान पर 344 रन इन्होंने T20 मैच में खेल दिया, यानी कि 20 ओवर में इन्होंने 4 विकेट के नुकसान किया और 344 रन जो हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा वो जिम्बाब्वे ने ठोक दिया है। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? तो ये कतर ने किया है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। चलिए आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो कजान जो है एक रूस का शहर का नाम है, रूस का जगह का नाम है। और आपको बताइए ब्रिक्स से संबंधित है, क्योंकि 16वें ब्रिक्स का आयोजन जो है आपको इसी शहर में किया गया है, कजान में। हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये INS अरिहंत ने किया है। INS यह जो है SLBM मिसाइल है। अब कहिएगा कि SLBM क्या होता है? तो S का मतलब होता है सबमरीन है, L का मतलब होता है लॉन्च, और B का मतलब होता है बैलिस्टिक, और M का मतलब होता है मिसाइल। यानी कि कह सकते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने वाला है। यह भारत की सेकेंड SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हम लोग पहला को भी देख लेंगे, तो ये सेकेंड है, तो पहला कौन है? यह परमाणु सक्षम हथियार है, क्योंकि इसके ऊपर परमाणु हथियार को इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल, पानी से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इस पर पनडुब्बी पर इसको अगर हम कह सकते हैं कि इसको सेट कर सकते हैं, तो पनडुब्बी तो पानी में चलता है, तो हम लोग पानी से भी इसको क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं किसी दुश्मन पर। टेस्टिंग इसको INS अरिहंत से लॉन्च किया गया है, और यह सेकेंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी होने वाला है। इसका रेंज जो है मारक क्षमता वो 3500 किलोमीटर तक ये भेज सकता है दुश्मन को। बताइए 3500 किलोमीटर अपने आप में एक बड़ा सा टारगेट है, और बहुत काफ़ी रेंज दूरी इसका हो जाता है, जो समझ सकते हैं कि दुश्मन इसे बच नहीं पा सकता है, उसके चूल्हा तर भी मार सकते हैं। भारत की फर्स्ट SLBM मिसाइल कौन था? तो K15 था, जिसका नाम सागरिका था। ठीक है, यह भारत की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया गया था। तो इसके प्रथम SLBM को किस पर सेट किया गया था? तो INS अरिहंत पर, और अभी सेकेंड को INS अरिघात पर लगाया गया। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप होता है। इसका मारक क्षमता जो था वो 750 किलोमीटर था, लेकिन अभी जो सेकेंड वाला का जो आया है वो 3500 किलोमीटर तक ये भेज सकता है दुश्मन को। ठीक है, दौड़ा करके मार सकता है। निर्माण क्या किसने किया है? DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका मुख्यालय क्या है? इसका स्थापना कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट्स में एक बार छाप दीजिएगा, काफ़ी बेहतर होगा। आगे है कि विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 79वें स्थान पर है। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेनेजुएला के रहने वाले विपक्षी के नेता। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? तो ये गुस्साड़ी लोक नृत्य से संबंधित थे। आइए अगला नंबर देख लेते हैं प्रश्न को। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वें स्थान पर है। राज्य दर्शन मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। इसमें हम लोग राज्य मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी सारे करंट अफेयर्स कराए गए हैं सभी को हम लोग देखते हैं। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन रह चुका है? तो ये आयोजन आपको द्वीप में किया गया था, और इसका विजेता रह चुका है मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी ऊंची लद्दाख फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने आयोजन इसको लद्दाख में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ है? तेंदुआ पूछे, टाइगर पूछे। टाइगर वाला देश मध्य प्रदेश, सोयाबीन वाला देश मध्य प्रदेश, भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। हृदय प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के बीचों बीच है। टाइगर प्रदेश इसीलिए कहा जाता है कि भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या यहीं पर है, चीतों की संख्या सर्वाधिक यहीं पर है। यहीं पर एक कुनो नेशनल पार्क है जहाँ से अफ्रीका से इसको लाया गया था। कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका और तेंदुआ को छोड़ा गया था। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में ही। हाल ही में गेल इंडिया में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैंकर परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मध्य प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है? तो ये जनमन कॉलोनी निर्माण करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला राज्य कौन बन चुका है? तो ये मध्य प्रदेश है। हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अंकारेश्वर में। और अंकारेश्वर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में ही है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला राज्य कौन बन चुका है? तो ये मध्य प्रदेश बन चुका है। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। हाल ही में देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में ही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, हाल ही में लू या हीट वेव, लू जिसे हम लोग कहते हैं लू यानी कि जो बैसाख में जो ज़्यादा धूप पड़ता है तो उसको लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर में कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास को आयोजन किया गया है? तो ये भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को प्रावधान किसने दिया था? तो पहले ये 33% आरक्षण था और इसको 2% बढ़ा करके, ठीक है, इसको 2% बढ़ा करके 35% करने वाला भी राज्य कौन हो गया है? तो ये मध्य प्रदेश हो चुका है। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश से संबंधित इसके करंट अफेयर्स। तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।